सांप! मालिक, आपके पैर के नीचे तो सांप है। भोला इतना कहता ही है कि तभी सांप सेठ के पैर में डस लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या आज ही ये अनर्थ होना था? सेठ जी, आप चिंता न करिए, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर भोला जाता है और पौधों से पत्तियां तोड़ता है और जल्दी ही सेठ के पास वापस आ जाता है। सेठ जी, आप आंखें मत बंद करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। भोला जल्दी से उन सारी पत्तियों को अपनी हथेली पर मसलता है और उन पत्तियों का रस सेठ के घाव पर डालता है। दवाई लगने के बाद कुछ ही देर में सेठ पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। भोला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। यदि आज तुम नहीं होते तो ये मेरा जीवन आज ही समाप्त हो जाता। नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपका वफादार हूँ, मेरे रहते भला आपको कुछ कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूँगा मालिक। अच्छा भोला, समय निकल रहा है, चलो जल्दी चलो। इतना कहकर दोनों वहां से चल पड़ते हैं और जल्दी ही दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। चलो भोला, जल्दी चलो, आज हमें सबसे ज्यादा समय हो चुका है। सेठ रोज आधी रात को गुफा के अंदर देवी माँ की पूजा करता है ताकि उसकी बहू वापस आ जाए। यह पूजा करने का उपाय उसे एक साधु ने बताया था। हे माँ, आज मुझे पूजा करते करते पूरी 108 रातें हो चुकी है। हे माता, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। जाओ पुत्र, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। बेटा, तुम आज ही बहू को लेने के लिए जाओ। माता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि ऐसी बात है पिताजी, तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम अकेले ही जा रहे हो? जी पिताजी, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ। तुम ऐसा करो, अपने साथ में भोला को भी ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं भोला भैया को भी अपने साथ ले जाता हूँ। अरे भोला भैया, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। यदि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मेरी जान में जान आ जाती। हाँ भैया, प्यास तो मुझे भी लगी है, पर आसपास तो कोई नदी या तालाब तो है भी नहीं। मालिक ने बताया था कि रास्ते में एक विशाल नदी है। मुझे लगता है वो नदी आगे ही आने वाली है। चलो, इससे आगे चलते हैं। अरे भोला भैया, नदी तो आ गई, चलो जल्दी से पानी पी लेते हैं। इतना कहकर दोनों नदी के पास पहुंचते हैं। पानी पीकर तो मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। इतना सुनते ही सुरेश पेड़ के नीचे लेट जाता है और सो जाता है, लेकिन भोला को नींद नहीं आती। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है।
भोला को बैठे बैठे काफी समय गुजर जाता है। अरे भैया चलिए, अब उठ जाइए, हमें काफी समय हो चुका है। हाँ हाँ भैया, चलो चलते हैं। मैं तो बहुत गहरी नींद में चला गया था। अरे रुक जाओ भाई, मैं अभी आपके पास आता हूँ। हाँ हाँ भाई, जल्दी से आइए, हमें उस तरफ जाना है। मांझी जल्दी से अपनी नाव को किनारे पर लाता है। आइए भाई, हमारे नाव पर आ जाइए, मैं अभी आप लोगों को नदी पार करवा देता हूँ। इतना सुनते ही वे दोनों नाव पर चढ़ जाते हैं। मांझी जल्दी से नाव को आगे बढ़ा देता है। अरे भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, हम लोग अपनी ससुराल जा रहे हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे मांझी नदी को पार करवा देता है। माझी भाई, आपके कितने पैसे हुए? भाई, आप दोनों के 2 रुपए हुए। इतना सुनते ही सुरेश जल्दी से 2 रुपए निकालता है और मांझी को दे देता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही ससुराल पहुंच जाते हैं। अरे आइए आइए बेटा, आपका स्वागत है हमारे घर में। आप तो कितने दिनों के बाद आए हैं। अपनी सासू माँ के मुख से यह बात सुनकर सुरेश हैरान ही हो जाता है। जो सास कल तक रिश्ता तोड़ने की बात करती थी, वह अचानक इतना कैसे बदल सकती है। अरे माँ जी, मैं अपनी पत्नी रेणुका को लेने आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप चाहे तो आज ही अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, इस बुढ़िया ने तो कोई विरोध ही नहीं किया। मौका अच्छा है, मैं आज ही अपनी पत्नी को ले जाता हूँ। हो सकता है कल ये बुढ़िया अपनी बात से मुकर जाए तो क्या होगा। हाँ ठीक है माँ जी, मैं आज ही अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। चलो रेणुका, मेरे साथ चलो। फिर बड़े ही हंसी खुशी रेणुका की माँ ने उन दोनों को विदा कर दिया। अरे सुरेश बेटा, जरा मुझे बाजार से कुछ खरीदना है, तो हम बाजार से होते हुए आगे चलेंगे। अच्छा, ठीक है भैया, चलो हम लोग बाजार की तरफ से ही निकल चलते हैं। तीनों चलते चलते जल्दी ही बाजार पहुंच जाते हैं। अरे भाई, जरा मुझे एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दीजिए। ये लीजिए भाई, कुल्हाड़ी और रस्सी। आप मुझे इन दोनों के 10 रुपए दे दीजिए। बेटा सुरेश, इन्हें 10 रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 10 रुपए। सामान खरीद कर वे तीनों आगे बढ़ते हैं। रस्सी और कुल्हाड़ी को देखकर सुरेश को कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे भोला भैया, आपने ये रस्सी और कुल्हाड़ी क्यों खरीदी है? अरे कुछ नहीं बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तीनों चलते चलते जल्दी ही वापस उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे माझी भाई, जरा हमें नदी पार करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए हमारे नाव पर बैठ जाइए, मैं अभी आप लोगों को नदी पार करवा देता हूँ। अरे रुको बेटा, आप इस नाव पर पहले नहीं चढ़ सकते। लेकिन क्यों? मैं इस बार नाव पर पहले क्यों नहीं चढ़ सकता? नहीं बेटा, पहले मैं इस नाव पर चढ़ूंगा, तुम यही रुको। भोला जल्दी से नाव पर चढ़ जाता है। चलो माझी, मुझे नदी के उस पार ले चलो। भोला नदी के उस तरफ पहुंचकर जमीन में एक लकड़ी गाड़ता है और उसमें एक रस्सी बांध देता है। चलो माझी, अब नाव को उस तरफ ले चलो। मांझी तुरंत ही नाव को उस तरफ ले जाता है। भोला जल्दी से उस तरफ भी एक लकड़ी जमीन में गाड़ देता है और उसमें रस्सी बांध देता है। अरे भोला भैया, आपने ये रस्सी क्यों बांधी है? कुछ नहीं बेटा, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। चलो हमारे साथ नाव पर चलो।
फिर वह तीनों नाव पर बैठकर चल देते हैं। नाव जैसे ही नदी के बीच में पहुंचती है तो नाव हिलने डुलने लगती है और पानी में डूब जाती है। सभी लोग रस्सी को पकड़ लो और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल चलो। सारे लोग उस रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे नदी को पार कर जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यदि आज आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। चलो बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर वह तीनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। बेटा, आप दोनों यहीं पर रुकिए, जब मैं कहूँ तभी आगे बढ़ना। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर भोला उस पेड़ के पास जाता है और उस पर चढ़ जाता है। भोला उस पेड़ की टहनियाँ काटने लगता है। धीरे धीरे भोला ने उस पेड़ की सारी टहनियों को काट कर नीचे गिरा दिया। चलो बेटा, अब आगे बढ़ो। इतना सुनकर दोनों आगे बढ़ते हैं और साथ में भोला भी चलता है। जैसे ही वह तीनों उस पेड़ के पास से गुजरते हैं तो वह कटे हुए पेड़ का तना सुरेश और उसकी पत्नी पर गिरता है, तो वह दोनों वहां से हट जाते हैं। पेड़ में टहनी ना होने की वजह से उन दोनों को कोई भी चोट नहीं आती। पिताजी, यदि आपने भोला भैया को मेरे साथ ना भेजा होता तो मैं जीवित लौटकर नहीं आ पाता। सुरेश ये सारी कहानी अपने पिता को सुनाता है। सुरेश की यह बात सुनकर सेठ हैरान रह जाता है। लेकिन भोला, तुम्हें इन सारी घटनाओं के बारे में कैसे पता चला था? मालिक, ये सब अभी मत पूछिए, समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। आधी रात गुजरते ही एक अत्यंत जहरीला सर्प निकलता है और सुरेश तथा उसकी पत्नी को काटने के लिए उनके पलंग पर चढ़ जाता है। सर्प जैसे ही उन दोनों को काटने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी पीछे से एक धारदार तलवार उसके 2 टुकड़े कर देती है। सर्प कटने की वजह से सर्प का कुछ जहरीला खून रेणुका के गाल पर जा गिरता है। अरे ये क्या? खून तो बहते हुए बहू के मुंह की तरफ जा रहा है। अब क्या करूं? कैसे पूछूं मैं इसे? मैं ऐसा करता हूँ, अपने हाथ से ही इस खून को पोंछ देता हूँ। इतना सोचकर भोला जल्दी से रेणुका के गाल पर गिरे उस खून को पोंछने लगता है। तभी रेणुका की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं बची है? तुम मेरे गालों को स्पर्श कर रहे थे। तभी सुरेश की भी नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ रेणुका, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे देखिए ना, ये आपका नौकर चोरी छिपे मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अरे भोला, तू तो कितना नीच पुरुष है, अपनी बेटी जैसी बहू को गंदी नजर से देखता है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हें छूने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सेठ भी आ जाता है। अरे क्या बात है, आप सभी लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? पिताजी देखिए, आपका ये नौकर आधी रात को छिपकर हमारे कमरे में आता है और आपकी बहू को छूने की कोशिश करता। अरे नहीं नहीं मालिक, ये सत्य नहीं है। मैं भला अपनी बहू तो क्या, किसी स्त्री के बारे में भी ऐसा सोच नहीं सकता। वो तो मैं इन दोनों की जान बचाने के लिए अंदर छिपकर बैठा था। क्या जान बचाने के लिए? लेकिन हमें अंदर क्या खतरा हो सकता है, बताइए मुझे। बेटा, यदि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, इसीलिए बेटा तुम सच्चाई मत पूछो। देखा पिताजी, ये दुष्ट इंसान अपनी जान बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे कमरे में किसी गंदे इरादे से ही आया था। अरे बेटा, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। बेटा, ये बात तब की है जब हम और तुम बहू को लेने ससुराल चल रहे थे। जब हम दोनों नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे रुके थे तो तुम तो सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोया था।
उसी पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठी थी। जी क्या बात है, आज आप इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बताऊं प्रिय, बात ही कुछ ऐसी है। अरे कुछ तो बताओ, आप इस प्रकार मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? प्रिय, अपने पेड़ के नीचे ये जो दो मुसाफिर बैठे हैं, इनमें से एक अपनी पत्नी को लेने जा रहा है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को लेकर वापस आएगा तो उसकी नाव इसी नदी में डूब जाएगी, जिसकी वजह से वो दोनों पति पत्नी मर जाएंगे। इन दोनों कबूतर और कबूतरी की बातें भोला नीचे बैठकर चुपचाप सुन रहा था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इस घटना को रोका नहीं जा सकता? प्रिय, उन दोनों को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है तो वो उन दोनों को बचा सकता है। यदि वो व्यक्ति नदी के दोनों तरफ एक एक डंडा जमीन के अंदर गाड़ दे और दोनों तरफ रस्सी को बांध दे, ताकि जब नाव पानी में डूब जाए तो सभी लोग उस रस्सी के सहारे बाहर निकल आए। स्वामी, यह तो अच्छी बात है कि बेचारे दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन प्रिय, इसमें इतनी ज्यादा खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों इस मुसीबत से बच जाएंगे तो आगे दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही होगी। दूसरी मुसीबत? आप कहना क्या चाहते हैं? प्रिय, जिस रास्ते से ये वापस जाएंगे उसी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उसी पत्थर के पास जो पेड़ खड़ा है, वो पेड़ इन दोनों के ऊपर गिर जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ प्रिय, इसका भी उपाय है। यदि कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास पहले पहुंचकर उस पेड़ की सारी टहनियाँ काट दे, तो जब वो पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाएगा तो पेड़ में टहनी ना होने के कारण वो दोनों बच जाएंगे। अरे आप तो कितने ज्ञानी हैं, लेकिन अभी भी आपका मुख उदासी से क्यों भरा हुआ है? क्या अभी और कोई मुसीबत आनी है? हाँ प्रिय, अभी भी एक मुसीबत उन दोनों पर आनी बाकी है। स्वामी, वह मुसीबत क्या है? बताइए मुझे। तो सुनो प्रिय, जब ये युवक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में जाएगा और वो दोनों पति पत्नी रात्रि में सो रहे होंगे, तब एक जहरीला सर्प उन दोनों को डस लेगा, जिसकी वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। अरे स्वामी, क्या उन दोनों पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है? नहीं प्रिय, यही तो नियति का खेल है। क्या इस मुसीबत का कोई तोड़ नहीं है? तोड़ तो हर मुसीबत का होता है। यदि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई भी व्यक्ति उन दोनों के कमरे में पहले जाकर छुप जाए, जब आधी रात गुजर जाएगी तो वो जहरीला सर्प उन दोनों को डसने के लिए बाहर निकलेगा। तभी कोई व्यक्ति उस सर्प को तलवार से 2 टुकड़े कर दे तो ये मुसीबत टल जाएगी और दोनों पति पत्नी की उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन प्रिय, अभी भी एक मुसीबत बाकी है। प्रिय, अब मुसीबत उन दोनों पर नहीं बल्कि उसके ऊपर है जो उन दोनों को बचाएगा। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत है? मुसीबत यही है कि यदि वो व्यक्ति इन दोनों की जान बचाकर किसी से भी इन सारी घटनाओं का जिक्र करेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। स्वामी, यह तो बड़ी ही दुविधा की बात है। जब मुसीबत वहाँ से हटी तो दूसरी ओर चली गई। क्या इस दुविधा से बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ प्रिय, उपाय तो है, लेकिन उपाय अत्यंत दुर्लभ है। इसका बस एक ही उपाय है। जब उन दोनों पति पत्नी का पहला बच्चा होगा, यदि उस पहले बच्चे की बलि उस पत्थर पर दी जाएगी तो पत्थर फिर से इंसान में परिवर्तित हो जाएगा। बेटा, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो उधर देखो उस जहरीले सर्प को जो कटा हुआ पड़ा है। जब मैंने इसको तलवार से काट दिया था तो सर्प का जहरीला खून बहू के गाल पर जा गिरा था और वो खून धीरे धीरे बहू के मुंह की ओर जा रहा था। यदि मैं इस समय रहते वो खून नहीं पहुंचता तो वो खून बहू की जान भी ले सकता था। कटे हुए सर्प को देखकर वह सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
बेटा, मैंने तुम लोगों की कदम कदम पर जान बचाई है। अब तो मैं पत्थर हो जाऊंगा। यदि आप मुझे अपने काबिल समझे तो मुझे भी बचा लेना। इतना बोलते ही भोला पत्थर की मूर्त बन जाता है। यह सब देखकर सारे लोग रोने लगते हैं। मुझे माफ कर देना भोला भैया, हमने आपको गलत समझा। हम आपको जरूर ठीक करवा लेंगे। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुरेश की पत्नी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सभी लोग बीतते समय के साथ साथ उस वफादार भोला को भी भूल चुके थे, लेकिन रेणुका अभी भी भोला के बलिदान को नहीं भूली थी। अरे बेटा, तुम जल्दी से कल्लू हलवाई के पास जाओ और सारे राज्य में रसगुल्ले बंटवाओ। आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। रुक जाइए पिताजी, ये जश्न मनाने का समय नहीं आया है। यह जश्न हमें अपने दूसरे बेटे के जन्म लेने पर मनाएंगे। यह बेटा हमारा नहीं है। इस बेटे को हमें भोला भैया को सौंप देना चाहिए, जिनकी वजह से आज हमारा परिवार खुशहाल है। अरे रेणुका, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम भला किसी नौकर के लिए अपने पुत्र का बलिदान क्यों दे? अरे नहीं जी, क्या आप भोला भैया के बलिदान को भूल गए? यदि आप भूल गए हैं तो क्या हुआ, मैं तो नहीं भूली। हमें उन्हें जीवित करना ही होगा। यदि हम दोनों जीवित हैं तो बच्चे और भी हो जाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों पति और पत्नी में बहस हो जाती है। रेणुका हाथ में तलवार ले लेती है, लेकिन सुरेश उस तलवार को छीनने की कोशिश करता है। खींचातानी में तलवार बच्चे के पैर पर लग जाती है तो बच्चे का खून निकलकर कुछ छींटे भोला की मूरत पर गिरती हैं। खून मूरत पर गिरने की वजह से मूरत फिर से इंसान बन जाती है। इस प्रकार वह बच्चा भी जीवित बच जाता है और वह नौकर भोला भी।